अब क्वेश्चन नंबर 12 कि हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय अ ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ। एक महीने में कितने एग्स निकलते हैं ह्यूमन के अंदर। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड इफ मदर गिव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस। अगर दो जुड़वा बच्चे हुए तो कितने एग्स प्रोड्यूस होंगे एक फीमेल के अंदर। आप क्या सोचोगे कितने मतलब एग प्रोड्यूस हुए होंगे अगर जुड़वा भाई पैदा हुए या जुड़वा बहनें या कोई भी। तो वुड योर आंसर चेंज इफ द ट्विंस ब्रदर्स वर फ्रेटर्नल। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि नॉर्मली ओनली वन एग इज रिलीज्ड बाय द ओवरी इन अ मंथ इन ह्यूमन फीमेल। देखो एक निकलता है ज्यादातर और मोस्टली एक ही निकलता है एग। अब एक एग इज रिलीज्ड बाय मदर हु गिव्स बर्थ टू टू आइडेंटिकल ट्विंस। मतलब कि इसमें क्या होता है आइडेंटिकल ट्विंस में कि जो सिंगल एग रहता है ना उसमें एक साथ दो स्पर्म्स अटैच हो जाते हैं तो उसकी वजह से ट्विंस बन जाते हैं। ठीक, तो द आइडेंटिकल ट्विंस आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ जाइगोट और वेरी अर्ली एम्ब्रियो इनटू टू इक्वल हाफ्स। और ये क्या करते हैं कि दो स्पर्म तो इससे फर्टिलाइज कर गए। ठीक है, तो दो स्पर्म फर्टिलाइज कर गए तो ये डेवलप होगा और जब जाइगोट बनेगा ना तब डिवाइड हो जाएगा दो बराबर पार्ट में, या फिर जब एम्ब्रियो बन जाएगा तब डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो एज दे डेवलप फ्रॉम सेम जाइगोट दे हैव सेम फीचर्स होगी अगर सेम जाइगोट से बने होंगे तो। और सेम सेक्स भी होगा, बॉय होगा तो दोनों बॉय होंगे या फिर गर्ल होगी तो दोनों गर्ल होगी। एंड इवन सेम जेनेटिक कंपोजिशन, बोथ द फीटाई डेवलप ऑन द सेम प्लेसेंटा। मतलब कि सेम उनमें हर प्रोसेस सेम चलेगी, वही बता रहे हैं। ठीक, तो दीज आर नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, तो इसको सिंगल जाइगोट से बना है तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। और ये क्या है, यस इफ ट्विंस आर फ्रेटर्नल द आंसर वुड चेंज। तो देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यस इफ ट्विंस आर फ्रेटर्नल। अब यहाँ पे फ्रेटर्नल मीनिंग है, ये देखो यहाँ पे फ्रेटर्नल मतलब क्या होता है कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें एक फीमेल के अंदर दो एग्स निकलते हैं। ठीक है, दो एग्स निकलते किसी मतलब की कंडीशन में या कोई ऐसी आ जाती है सिचुएशन जिसमें अगर गलती से दो निकल गए। ठीक है, और स्पर्म जाके इससे भी एक बार ये कर गया, फ्यूज कर गया और फिर दूसरा स्पर्म आया इससे फ्यूज कर गया। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि दो एग का फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा और दोनों की प्रोसेसेस चलेगी जिससे कि दोनों का बर्थ होगा। और इसमें क्या होगा कि ये गर्ल भी हो सकती है, ये बॉय भी हो सकता है, या फिर ये मतलब कि मतलब जो बर्थ है, जो चाइल्ड का सेक्स है वो डिफरेंट हो सकता है या फिर सेम हो सकता है। और मतलब पर दिखने में जो अपीयरेंस रहेगी ना वो लगभग उनकी सेम रहेगी। इसको बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस जिसमें कि दो एग्स एक फीमेल बॉडी से एक बार में निकलते हैं और फ्यूज होते हैं। ठीक, तो देखो ये रेयर केस है, रेयरली मोर देन वन एग आर रिलीज्ड बाय द ह्यूमन ओवरीज इन अ मंथ। मतलब बहुत रेयर होता है ये। Each egg cell is fertilized by different sperm and grows in embryo independently। ये देखो ये क्या बताया कि दो अलग 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 से फर्टिलाइज होंगे और अलग अलग एम्ब्रियोज को ग्रो करेंगे। अब द ट्विंस विच डेवलप्स ड्यू टू दिस प्रोसीजर में हैव डिफरेंट सेक्स। ये देखो बच्चे का अलग अलग सेक्स भी हो सकते हैं, दोनों भाई बहन हो सकते हैं या भाई भाई या कोई भी। ठीक, तो फीचर्स एंड जेनेटिक कंपोजिशन मतलब कि अलग अलग फीचर्स और जेनेटिक कंपोजिशन भी आएगा, थोड़े बहुत मतलब कि चेंजेस भी आएंगे उनकी शक्ल में और अकल में। दिस ट्विंस आर नोन एज नॉन आइडेंटिकल ट्विंस या फिर डायजाइगोटिक। देखो उसको बोला था मोनोजाइगोटिक, ये देखो यहाँ पे मोनोजाइगोटिक आ गया है ना, क्योंकि ये सिंगल जाइगोट से, पर ये दो जाइगोट फॉर्म करता है इसलिए इसको जाइगोटिक ट्विंस बोला है या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं इसको। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि व्हाट मेन डिफरेंसेस बिटवीन एग सेल एंड अ स्पर्म। पहले तो मेन डिफरेंस बताना है एग सेल और स्पर्म के बीच। ठीक है, तो एग सेल क्या होता है, स्फेरिकल होता है, नॉन मोटाइल होता है, द मूवमेंट इज नो एक्सप्रेसिव, ये वही डू नॉट मूव इन इट्स ओन। मतलब इसके पास क्या रहता है, फ्लैजिला नहीं आता है, ओवरी मतलब मूव नहीं कर सकती इसके मन से, इसके पास कोई मोशन करने के लिए ना तो फ्लैजिला है ना कुछ है।
ठीक। पर स्पर्म्स का क्या है, स्पर्म क्या होते हैं, टेल्ड होते हैं, ठीक है, और शेप लाइक अ टेडपोल, टेडपोल का शेप भी ऐसा होता है, देखो ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, तो ये इसकी टेल ऐसी मूव करती है, ऐसी ऐसी ऐसी। हम्म। और वेरी वेल अडेप्टेड फॉर लोकोमोशन, मतलब ये लोकोमोशन के लिए अडेप्टेड होती है। अब एक सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल अब्सेंट रहता है और स्पर्म में सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब थर्ड वाला कि एक सेल लार्ज इन साइज, मतलब बड़ा होगा एक सेल, ये बहुत बड़ा, ठीक। अब स्मॉलर इन साइज मतलब कि ये बहुत ही छोटा स्पर्म, ये एकदम छोटा, ये, ठीक। अब मेनी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट, मतलब कि प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है ताकि अंदर जो ओवम प्रेजेंट है उसको डैमेज ना पहुंच सके, ठीक। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज द ओनली प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये इसमें सिर्फ जो सेल मेम्ब्रेन एक सिंगल लेयर मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिफ्थ वाला कि एग हैज कंपेरेटिवली मोर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, भाई अब सीधी सी बात है, अगर एग बड़ा होगा तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत सारा होगा, ठीक। और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिजर्व मटेरियल इज ऑल्सो प्रेजेंट, और थोड़ा सा मतलब रिजर्व मटेरियल, मतलब कि जब वो ओवरी से मतलब बाहर निकलेगा, ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचेगा तब तक इसको कुछ थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, इसको भूख लगाएगी, तब उसके लिए रिजर्व मटेरियल रखा रहता है ताकि उसको थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोवाइड कर सके। अब इसमें क्या है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और नो रिजर्व मटेरियल। इसमें क्या रहता है कि मतलब कि साइटोप्लाज्म एकदम बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा क्या रहता है इसमें, जेनेटिक मटेरियल रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। ये अगर इसको बड़ा करके देखें तो देखो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इतने में, और यहाँ पर एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या काम में आता है, ये एक मतलब एक सेल की एक मेम्ब्रेन रहती है जिससे एक्रोसोम एक एंजाइम आता है वो तोड़ने में हेल्प मिलती है, और इसी वजह से ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये एग के अंदर घुस पाता है। अब सिक्स्थ वाला कि ओनली वन एग इज रिलीज्ड एवरी मंथ, एक महीने में सिर्फ एक एग ही निकलता है, और यहाँ पर क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एवरी डे, मतलब बहुत सारे स्पर्म्स बनते हैं एवरी डे। अब बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा बी वाला कि इन व्हाट मैनर द एग सेल रिजेंबल्स द स्पर्म, ये देख लेते हैं। तो बोथ द एग सेल एंड स्पर्म्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, बोथ आर द पार्ट इन टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन, मतलब इसमें क्या पूछा है कि एक सेल और स्पर्म में कुछ सिमिलैरिटी बताओ, मतलब कि एक कनेक्शन बताओ कि क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहली बात ये दोनों हेप्लॉइड होते हैं, ठीक है, हेप्लॉइड इन स्ट्रक्चर होते हैं, और बोथ टेक पार्ट इन जाइगोट, इन दोनों के बिना जाइगोट फॉर्म होना इम्पॉसिबल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा का क्या होता है, क्या होता है भाई प्लेसेंटा, क्या पिक्चर है, तो इसको समझते हैं और इसके फंक्शंस बताने हैं। एक काम करते हैं, लाल कलर ले लेते हैं। हम्म, अब क्या है कि द टेम्परेरी physical functional and intimate relation that develop between the embryo developing in the uterus and uterine wall, uh, ये क्या साइड में क्या लिखा है, और फुलफिल आर फुलफिल द वाइटल is fulfilling the vital needs of embryo fetus is known as placenta। सीधी सी बात है कि ये एक मतलब कि एक कोड अटैच, मतलब अपन एक डक्ट मान सकते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे ये एम्ब्रियो है, ठीक है, इसको एम्ब्रियो मान लो, और इसको मान लो यूटेरस की वॉल, ये कवरेज है तो बाहर चले गई, ये यूटेरस की वॉल है, ठीक है, तो वो ऐसी बना देते हैं। तो ये क्या करती है, यहाँ से फूड इसको एम्ब्रियो की साइड पहुंचाती है और यहाँ से एक्सटर्नल मटेरियल खींच लेती है। तो ये जो प्लेसेंटा है ये क्या रहती है, टेम्पररी रहती है, जब तक एम्ब्रियो प्रेजेंट रहेगा 9 महीने तक तब तक प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, और फिजिकल रहती है। अब सीधी बात है कि इसका एक स्ट्रक्चर रहता है, और ये फंक्शनल होती है, काम आती है फूड को ट्रांसफर करने में, और इंटीमेट रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप बनाती है, दैट डेवलप्स बिटवीन एम्ब्रियो, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन एम्ब्रियो डेवलपिंग इन द यूटेरस एंड यूटेराइन वॉल, ठीक है, यूटेराइन वॉल और एम्ब्रियो के बीच एक रिलेशनशिप बनाती, कनेक्शन बनाती,
उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बहुत काम में आती है भाई। थैंक यू प्लेसेंटा। अब इन इट्स फॉर्मेशन कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटर डिजिटेलेंट विथ ईच अदर। अब इसमें क्या होता है कि इन इट फॉर्मेशन यूटेराइन टिश्यू बिकम इन डिजिट, ये क्या लग रहा है यार, डिजिटेलेंस, फोटो में ढंग से आ नहीं पाया। ये क्या होगा कि देखो ये पहले हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो के पहले मतलब जाइगोट के ठीक बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। अब कोरियोनिक विलाई क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट रहता है इसके आउटर साइड पर कोरियोनिक विलाई प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कि कनेक्शन ये भी कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है। तो बस यही बताया है कि प्लेसेंटा के साथ साथ कोरियोनिक विलाई का भी थोड़ा बहुत योगदान रहता है, और क्या। अब The placenta in human being is hemochorial type। ये क्या बता रहा है कि the placenta in human being is hemochorial type। देखो ये हेमोकोरियल मतलब क्या होता है कि मतलब ये टाइप ऑफ प्लेसेंटा होता है जिसमें कि मेटरनल ब्लड, ठीक है, जो ब्लड रहता है वहां पे आसपास ब्लड रहता है, ये ब्लड रहता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है इस कोरियोनिक विलाई के, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी आउटर लेयर है ट्रोपोब्लास्ट की, और ये ब्लड, तो ये डायरेक्ट जब कांटेक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं हेमोकोरियल टाइप। तो ये क्या होता है, द प्लेसेंटा इन ह्यूमन बींग्स, मतलब कि सीधी सी बात है, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर है तो यहाँ पे ब्लड तो प्रेजेंट हो गई विलाई के आसपास, बस वही बताया। तो दिस यूनिक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स सर्व द फॉलोइंग फंक्शंस। अब ये क्या बनता है, दो यूजफुल टिश्यूज से बनता है ना, और अलग अलग टिश्यूज से। तो इट फर्स्ट कि ये क्या फंक्शंस है, इसके फंक्शंस भी बताने कि इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फीटस, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ अ मदर रीच टू ब्लड ऑफ फीटस। ये देखो ये ब्लड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, है ना, तो ये विलाई के थ्रू या प्लेसेंटा के थ्रू क्या होंगे, ये एम्ब्रियो में पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड वाला कि द प्लेसेंटा हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये भी मेन है भाई कि जब ये सांस लेगा और एक्सक्रीट कहाँ से करेगा, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही करेगा। थर्ड वाला कि इट वर्क्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो एंड प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ठीक है, तो ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन एचपीएल और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन एक्सेट्रा। अब ये क्या करता है कि एक ग्लैंड की तरह काम करता है जो हार्मोन्स, ये वाले हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, वहां पर कुछ काम होगा तो ये प्रोड्यूस कर रही है। तो ये एक मतलब कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है, ये भी याद रखना है। अब फोर्थ वाला क्या है कि द एंटीबॉडीज फॉर्म्ड इन द बॉडी ऑफ मदर रीच द फीटस, ठीक है। तो जो देखो ये मदर है, ठीक है। अब एंटीबॉडीज जो इनसे मिलेगी मतलब न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलेंगे, उनसे एंटीबॉडीज बनेगी। अब एंटीबॉडीज किसके थ्रू जाएगी एम्ब्रियो के पास, प्लेसेंटा, ये पी लिख देता हूँ, प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ पर जाएगी, ठीक है। और ये एम्ब्रियो बना हुआ है, ये ई एम्ब्रियो, ठीक है, तो इसके पास चले जाएगी, तो ये बन जाएगा शक्तिशाली। ये देखो शक्तिशाली, ये हाथ है, ये बॉडी, कुछ भी बना दिया है बस। और ये क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज रहती है तो ये क्या करती है, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेरियस इन्फेक्टियस डिसीजेस। तो ये जो एंटीबॉडीज रहेगी इसमें ताकत आ जाएगी, ठीक है, तो ये कोई सी भी इन्फेक्शन से लड़ सकता है। अब क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है जिसमें कि मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप फ्रॉम डिफरेंट एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। अब क्या बताना है कि वेरियस स्ट्रक्चर्स बताने हैं जो कि अलग अलग प्रकार के एम्ब्रियोनिक जर्म सेल लेयर से बने हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंडोडर्म आएगा हमारा, एंडोडर्म। अब ये क्या होता है कि स्ट्रक्चर फॉर्म्ड, तो इंटरनल इपिथेलियन लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड देयर रिलेटेड ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, इनर लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये इनको तो एज इट इज याद रखना है, इसमें समझाऊंगा क्या मैं, बस इसको याद रखना है।
तो मैं इसको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। आप हो सके तो इसको अगर याद करना हो तो पॉज कर लो वीडियो को। तो एंडोडर्म तो इंटरनल एपिथेलियम लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से, और देखो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड देयर रिलेटेड ग्लैंड से कनेक्टेड है, मतलब कि इससे भी बनता है थोड़ा बहुत। और थायराइड, पैराथायराइड, इनर लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। एंडोडर्म यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंडोडर्म एक लेयर है, जर्म लेयर है, जो कि इन जगहों पर प्रेजेंट रहती है। अब मेसोडर्म की बात करें तो डर्मिस ऑफ स्किन, है ना, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारे के सारे याद रखना पड़ेंगे। और एक्टोडर्म में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम, इनेमल ऑफ टीथ, डेंटिन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, बस ये है, तो इनको याद रखना है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में डिफरेंस बताना है। इसको जरूर से जरूर याद रखेंगे आप भाई और बहनों। तो कैरेक्टर, सबसे पहले साइट बताते हैं। तो ये कहाँ पर जनरेट होते हैं, ये होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, टेस्टिस के अंदर, ठीक है। और ये oogenesis कहाँ पर होता है, जर्मिनल एपिथेलियम एंड स्ट्रोमा ऑफ ओवरी, ठीक है, ये इन पार्ट्स में होता है। अब साइट वेयर कंप्लीटेड, जहां पर पूरा कंप्लीट बन जाता है, तो प्रोसेस बिगिंस एंड कंप्लीट इन द टेस्टिस ओनली, ठीक है, टेस्टिस में ही बनता है और वहीं पर खत्म होकर डायरेक्ट फिर डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में आता है और फिर एक्सक्रीट हो जाता है। अब और इसमें क्या होता है, oogenesis में बिगिन इन ओवरी बट कंप्लीट आउटसाइड द ओवरी इन फेलोपियन ट्यूब। ये देखो ओवरी से तो मतलब कि निकलेगा, बाकी जब कंप्लीट इसका मतलब प्रोसेस होगा ना, वो फेलोपियन ट्यूब में पहुंच के होगा, ठीक है। तो ट्यूब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये oogenesis, फर्टिलाइजेशन जब लगेगा तब जाके इसकी एंड पोजीशन पे पहुंचेगा। अब थर्ड वाला है कि टोटल टाइम, तो ये क्या करता है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 मंथ, 2.5 महीने लगाता है बनने में, ठीक है। और इसको क्या है कि वेरी लॉन्ग नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट स्टार्ट्स इन फीटल स्टेट, रीस्टार्ट एट प्यूबर्टी एंड कंप्लीट्स ऑन फर्टिलाइजेशन ओनली। अब इसमें क्या पिक्चर है कि जो मदर सेल, ये देखो मदर है, ये मदर है, मदर का वोम समझ लो, इसके अंदर एम्ब्रियो है ना, समझ लो एक गर्ल है, ठीक है। तो गर्ल, तो ये मदर क्या करेंगी कि अंदर एक प्रोसेस होगी जिसके थ्रू इनके अंदर के जो फोलिकल्स रहते हैं, ये मतलब कि चाइल्ड की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ओवरीज रहती है उसमें फोलिकल चले जाएगी, ठीक है। और फिर ये वैसी की वैसी वहीं पर ये प्रोसेस रुक जाएगी, ठीक है, पहुंच जाएगी, बस यहाँ पे सिचुएटेड हो गई, बस इतनी प्रोसेस। फिर अब ये जो एम्ब्रियो है मतलब चाइल्ड है, इसका बर्थ होगा, ये बड़ी होगी, फिर ठीक है, अगर ये एडोलेंस मतलब एडल्ट हुई, ठीक है, एडल्ट हो गई, अब इतनी बड़ी हो गई। तो अब क्या होगा कि इनमें अब जैसे ही मतलब कि अब ये जो रुकी हुई प्रोसेस थी तब तक, ये इतने कितने 13 साल समझ लो, क्योंकि 13 साल में इनका मेन गर्ल्स का मेनार्क चालू हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो रुकी हुई प्रोसेस थी ये आगे मतलब कि कंटिन्यू करती है, और हर मंथ एक एक एग रिलीज होता है। बस यही बताया कि वेरी लॉन्ग नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब बहुत लंबा टाइम है ये सब, बहुत माया जाल है, ठीक। अब फोर्थ वाला कि ग्रोथ फेज, तो ग्रोथ फेज क्या है, शॉर्ट, मतलब, और ये क्या है, वेरी लॉन्ग। ग्रोथ फेज इसकी भाई सब मतलब छोटी है, 2.5 मंथ, 2.5 मंथ में ये बन रहा है, और पर इसको क्या हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है इसको, कम से कम मतलब बहुत इसको घूमना फिरना पड़ता है फॉलिकल को, ठीक है। तो जिसकी वजह से oogonia की जो प्रोसेस रहती है वो उसमें टाइम लगता है, oogenesis की प्रोसेस में टाइम लगता है। अब नंबर ऑफ गेमेट्स, फिफ्थ में, तो नंबर ऑफ गेमेट्स ये क्या होता है कि वन स्पर्म मदर सेल, ठीक है, वन स्पर्म मदर सेल रहती है, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस 4 स्पर्म्स, ये पढ़ा है ना हमने पहले भी कि ये एक जो मदर सेल रहती है ये 4 स्पर्म्स बनाती है माइटोसिस करके, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि और अब इधर की साइड सामने कि वन oogonia प्रोड्यूसेस ओनली वन एग से। अब इसमें क्या होता है कि एक सिंगल जो oogonia रहता है ना वो सिर्फ एक एग सेल बनाएगा, है ना। यहाँ पे एक तीर से 4 निशाने हैं और यहाँ पर एक तीर से एक ही निशाना,
अब 6 पे आ जाते हैं कि गेमेट साइज मेटामॉर्फोसिस, गेमेट साइज मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो ये स्पर्म्स आर स्मॉलर इन साइज एंड फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मेटिड से मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस करके स्पर्म्स बनते हैं, और ये छोटे होते हैं साइज में और मोटाइल होते हैं, अभी पढ़ा। तो और ये सामने क्या होता है कि एक सेल इज लार्ज एंड इट्स डेवलपमेंट डज नॉट इन्वॉल्व मेटामॉर्फोसिस, मतलब इसको बनने में बहुत समय लगता है, भयंकर वाला। तो ये क्या होता है कि ये और साइज में भी लार्ज होता है, ठीक है, एंड इट्स डेवलपमेंट डेवलपमेंट डज नॉट इन्वॉल्व मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस नहीं होती इसमें। ठीक। अब सेवेंथ वाला कि पोलर बॉडीज, तो पोलर बॉडीज ये बनाता ही नहीं, नॉट प्रोड्यूस्ड। और इसमें क्या रहता है, 2 और 3 पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। पोलर बॉडीज कौन कौन सी, कि देखो ये जो हमारे पास सेकेंडरी फोलिकल बना, ठीक है, ओवरी के अंदर सेकेंडरी फोलिकल बनता है, इसके अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte भी रहता है। तो अब ये क्या करता है, जब कंडीशन आती है तो ये बाहर निकलता है ना, ये यहाँ से बाहर निकल गया, तो इसको क्या बना दिया, कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया, CpCl लिख देता हूँ, कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया, और ये सेकेंडरी oocyte बाहर हो गया। तो बस, और फिर इसके बाद ये ओव्यूलेशन करके फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा। ठीक, तो यही मामला करके इसमें क्या होता है कि ये 2 पोलर बॉडी है, ये एक पोलर बॉडी, ये दूसरी पोलर बॉडी, और किसी किसी इसमें क्या होता है 3 बन जाती है, 2 या 3 पोलर बॉडीज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, पहले इसको अब मिटा देते हैं, घमासान युद्ध हो गया यहाँ पे। अब 17th वाले पे कि क्या मतलब अलग अलग टर्म्स बतानी हमको कि किसको क्या और क्यों बोलते हैं। तो कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम क्या होता है कि द थिक विस्कस फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है दैट कम्स आउट फ्रॉम ब्रेस्ट फॉर फ्यू डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। ये देखो कोलेस्ट्रॉल को, कोलोस्ट्रोम को याद रखना, कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम। ठीक है, तो इसको याद रखना कि ये कहाँ से, ब्रेस्ट से निकलता है, और कब निकलता है, मतलब कि कुछ दिनों बाद निकलता है जब चाइल्ड का बर्थ हो चुका होता है। तो ये कौन से कलर का होता है, पेल येलोइश कलर का होता है। और ये क्यों, क्या काम में आता है, ये रिच इन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एक्सेट्रा। ये सारे काम, मतलब कि बच्चे को इसे फीड कराना चाहिए। ये फ्लूइड बहुत ही, मतलब इस पर राइट टिक मार देते अपन, ये डबल टिक, इसको पिलाना चाहिए। ये है ना बच्चे की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। और इसमें क्या होता है कि मेनी एंटीबॉडीज आर ऑल्सो फाउंड इन कोलोस्ट्रम विच प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू चाइल्ड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम सेवेरल कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा अभी नाजुक रहता है, तो इसको आसानी से डिसीजेस पकड़ लेती है। तो इससे बचाने के लिए ये बहुत सारी एंटीबॉडीज यहाँ पर तैनात रहती है। अगर इसको फीड किया जाए कोलेस्ट्रॉम, तो ये क्या करती है, इसको बाउंस बैक कर देती है डिसीज को। ठीक है, ये चाइल्ड के बर्थ की बात है। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही ड्राइंग बना दी। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि क्या है। देखो, ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहती है, ठीक है, ये बेबी से अटैच रहती है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसकी नाभि पर अटैच रहती है। ठीक, और ये देखो, ये हमारी प्लेसेंटा वाली लेयर है, ये वाली, ये पूरा, ये रहा प्लेसेंटा। अब कोरियन, कोरियन ये क्या है, ये अंदर थोड़ी सी जो स्पेस बची हुई है जिसमें वेसल्स है, ब्लड वेसल्स और ये सब, इसको बोलेंगे कोरियन। ये रही देखो अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई हमारी। अब एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड ये वाला है, ठीक है, और ये क्या है, योर्क सेक आर वेस्टिजल, ये दे सही। ठीक, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक, तो सबसे पहले हमारा कोलेस्ट्रम हो गया। ये क्या था कि एक येलोइश फ्लूइड था जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स था, और एंटीबायोटिक्स जो कि ब्रेस्ट से निकलता है जैसे ही कुछ दिनों बाद, मतलब कि चाइल्ड के बर्थ के कुछ दिनों बाद निकलता है। ठीक है, अब बी पे आते हैं ब्लास्टूला। तो ब्लास्टूला क्या होता है कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है एनिमल लाइफ की, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में भी ये स्टेज आती है जब एक बच्चा रहता है, वो अपनी माँ के पेट में रहता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग द एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम एट ब्लास्टुला स्टेज। ये देखो, ये क्या बता रहा है कि जैसे, मतलब कि देखो, ये यूटेरस मान लो, ये ऐसा रहता है, ये ऐसा, ये ऐसा,
अब जैसे ही यहाँ पर है ना मतलब कि एम्ब्रियो आएगा, ठीक है, तो एम्ब्रियो आएगा तो इस स्टेज, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये कौन सी लेयर है, ये मीन्स एंडोडर्म की, एंडोमेट्रियम की लेयर है, ठीक है, यहाँ पे यूटेराइन में प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, इसी स्टेज को जैसे ही यहाँ पर आएगा ये फेलोपियन ट्यूब से चल के, बस इसको बोलते हैं हम ब्लास्टुला की स्टेज। ये देखो यहाँ पर बताया ना कि एम्ब्रियोनिक स्टेज को बोलते हैं हम ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला, अगर कोई पूछे ब्लास्टुला क्या होता है, तो हम बताएंगे कि जब भी अगर जो जाइगोट है, जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है, वो यूटेराइन में प्लेस होता है, इम्प्लांटेड होता है, ये देखो इम्प्लांटेड इन यूटेराइन एट एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड ब्लास्टुला स्टेज। ठीक, अब ये क्या बता रहा है, ब्लास्टुला इज अ होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्लास्टोमस। अब ये क्या होता है, ब्लास्टुला जिस मतलब कि प्लेस होता है ना, वो कौन सी कंडीशन में होता है, ब्लास्टुला की कंडीशन में होता है। तो ब्लास्टुला हम स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें कि अंदर बहुत सारे ब्लास्टोमस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेड अप ऑफ ब्लास्टोमस लिखा है। अब इट्स कैविटी और होलो स्पेस इज कॉल्ड ब्लास्टोस्कोइल और सेंट्रल कैविटी और सेगमेंटेशन कैविटी। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये देखो, इसको अगर बड़ा करके देखें तो ऐसा रहेगा, और इसमें थोड़े छोटे छोटे एकदम पोर्स प्रेजेंट रहेंगे थोड़े से, ठीक। बस यही बताया कि होलो स्पेस रहती है, उनको क्या बोलते हैं हम, ब्लास्टोसील कोइल, ब्लास्टोकोइल बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं। तो the outer layer of blastula और blastodermic vesicle form the trophoblast। अब इसके बाहर ही ये ब्लास्टुला है हमारा, ठीक है, तो इसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होगी, उसको बोलेंगे हम ट्रोपोब्लास्ट। इसके आगे टी लिख देता हूं मैं। बैकग्राउंड नॉइज को जरा अवॉइड करना प्लीज यार। अब क्या होगा कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स टुवर्ड्स द कैविटी form inner cell mass that later develops into proper embryo। अब क्या होगा कि a group of cells towards cavity form inner cell mass। अब क्या होगा कि देखो, ये अंदर के अंदर डेवलप करते जाएंगे और एक मास क्रिएट करते जाएंगे, तो दैट लेटर डेवलप इनटू प्रॉपर एम्ब्रियो। ये ऐसा करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, डिवाइड होता जाएगा, फिर ये क्या करेगा, एक एम्ब्रियो का शेप ले लेगा, ठीक है, ऐसा। तो सी वाले की बात करते हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। सम स्पेशल मेम्ब्रेन्स आर फाउंड इन वर्टिब्राई एनिमल्स। पहले तो इसको मिटा देते हैं सब उनको, यहाँ पर बहुत चितारा गए हैं, ठीक है, तो पहले इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब क्या होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पर आते हैं कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती क्या है। तो ये क्या होता है कि एक स्पेशल मेम्ब्रेन्स होती है कुछ जो कि वर्टिब्रेट एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो के लिए ये प्रेजेंट होती है कुछ मेम्ब्रेन्स। तो इट्स न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मतलब कि ये क्या काम में आती है, प्रोटेक्शन के काम में आती है, न्यूट्रिशन के काम में भी आती है, रेस्पिरेशन के काम में आती है, एक्सक्रीशन के काम में आती है, किसके, एम्ब्रियो के, ठीक है। तो दीज मतलब जितना जितना मतलब कि हो सकता है उतनी सारी चीजें आ गई इसमें, प्रोटेक्शन भी आ गई, न्यूट्रिशन भी आ गई, रेस्पिरेशन भी आ गई, एक्सक्रीशन भी आ गई। अब क्या होगा कि दिस मेम्ब्रेन्स आर कोल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ये देखो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, ये एम्ब्रियो से मतलब कि एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स है ये। अब दिस आर यॉर्क सेक, एमनियन, कोरियन एंड एलानो एल एलांटोइस, ऐसी कुछ लेयर्स है। अब इन ह्यूमन बीइंग द यॉर्क सेक एंड एलांटोइस आर वेस्टिजियल, ठीक। तो दिस मेम्ब्रेन्स हैव इनेबल दिस वर्टिब्रेट एनिमल एडेप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ। अब देखो, इन ये दोनों ज्यादा मेनली प्रेजेंट रहती है, यॉर्क सेक और एलांटोइस। देखो ये रहा हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। देखो ये प्रेजेंट है ना, यॉर्क सेक एंड एलांटोइस आर वेस्टिजल। ये यहाँ पर वेस्टिजल का मतलब क्या बताया है कि मतलब एकदम माइन्यूट पार्ट, मतलब इतना सा बस पता चल रहा है कि प्रेजेंट है, बस इतना सा एकदम छोटा सा पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, यॉर्क सेक और एलांटोइस का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीनों कवर। ब्लास्टुला में क्या था, ये एक येलोइश फ्लूइड था जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स था, और क्या कर रहा था, एंटीबॉडीज बना रहा था, ठीक है। और ये ब्लास्टुला क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर था, और इसको हम कब कैसे पहचानते थे कि ये ब्लास्टुला है, मतलब कि जैसे यूटेराइन वॉल में ये आया, जाइगोट आया, डेवलप्ड जाइगोट, तो इसको हम बोलेंगे ब्लास्टुला। अब
इसके अंदर बहुत सारे ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और स्पेस, जो खाली स्पेस रहती है इसके बीच में, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा वाला। अब सी वाला क्या है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मतलब कि जो कुछ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है जो कि एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन में काम आती है, न्यूट्रिशन में काम में आती है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन काम में आती है। बस यही था। अब आ गए हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ, तो चलो इन्हें भी फोड़ा जाए। हम्म तो पहले देख लेते कितने बचे हैं, उस हिसाब से मोटिवेशन आएगा हमारे अंदर। चलो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज oogenesis? oogenesis क्या होता है? तो गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। oogenesis क्या होता है और इसका अकाउंट बताना है। अकाउंट नहीं बनाता, बताना है, इसको ब्रीफ में समझाना है। और या फिर और में क्वेश्चन कि व्हाट इज oogenesis? नेम टू हार्मोन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन oogenesis। सबसे पहले oogenesis समझते हैं होता क्या है। तो ये क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉइड एग सेल, ठीक है, या फिर फीमेल गैमेट बोलते हैं जिसको हम। तो एग सेल का फॉर्मेशन को oogenesis बोलते हैं बाय डिप्लॉइड oocyte। हेप्लॉइड एग सेल बनता है किससे? डिप्लॉइड oocyte से। तो प्रेजेंट इन द ओवरी, जो कि ओवरी में प्रेजेंट रहता है oocyte, थ्रू रिडक्शनल डिवीजन इज कॉल्ड oogenesis। सीधी सी बात है कि ये देखो, ये प्रेजेंट है हमारे पास oocyte, है ना, ये है 2n कंडीशन में। अब इसने क्या किया? मियोसिस किया। तो मियोसिस किया तो ये दो एन एन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, एन एन में कन्वर्ट हो गए। अब ये क्या होता है कि इस पूरी प्रोसेस को ही, ये एन एन में नहीं, ये सबसे पहले तो हमारे पास सबसे ऊपर प्रेजेंट था, ये क्या प्रेजेंट था हमारे पास? डिप्लॉइड oocyte प्रेजेंट था। ओ लिख देता हूँ इसको मैं, oocyte, ठीक है। पर ये, और फिर आखिरी में हमें क्या मिला? ये ओवम मिला, ठीक है। तो इसमें बस यही वाली प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। अब oogenesis इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ये अभी थोड़ी देर पहले समझाया, दैट इज कंप्लीटेड स्लोली इन द वेरियस स्टेप्स इन वुमन। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन द लेडी इज इन द वोम ऑफ हर मॉम, मदर, ठीक है। ये देखो मदर, ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाती है? मदर, मदर से इस एक चाइल्ड के अंदर, लेडी मतलब कि डॉटर के अंदर क्या होता है? oocyte या फॉलिकल बोल सकते हो, फॉलिकल पहले से आ जाते हैं, ठीक है। फिर वो कुछ समय तक, लंबे टाइम तक वो ऐसी की ऐसी रुक जाती है प्रोसेस, फिर आगे फर्दर एक एक मतलब कि एक जो रिलीज होता है, एक रिलीज होके ओव्यूलेशन होता है, ठीक। तो यही समझाया है, अब वापस से समझाने बैठूंगा तो मतलब नहीं है। तो देयर आर अबाउट 0.6 मिलियन ऊगोनिया, ये याद रखना कि 0.6 मिलियन ऊगोनिया इन अ ओवरी ऑफ अ 2 month ओल्ड फीमेल फीटस। 2 महीने मतलब कि इतने सारे ऊगोनिया प्रेजेंट रहते हैं एक 2 month की फीटस, फीटस में, है ना। अब मोस्ट ऑफ दीज गेट डीजनरेटेड, इसमें से आधे से ज्यादा डीजनरेट कर जाते हैं टिल द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो दिस एट्रेसिया डीजनरेशन ऑफ oogonia कंटिन्यूज टिल प्यूबर्टी। ये देखो, ये प्यूबर्टी जब तक नहीं आती तब तक डीजनरेट करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, ठीक है। तो अबाउट 60 to 80,000 फॉलिकल्स आर लेफ्ट। ये देखो 0.6 मिलियन ऊगोनिया में से सिर्फ 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स बचे हुए हैं इन ईच ओवरी, दो ओवरी में, ठीक है, मतलब कि सिंगल ओवरी में 60 से 80,000 और सिंगल ओवरी में 60 से 80,000। अगर दोनों में 60,000 फॉलिकल होंगे तो टोटल मिलके कितने बन जाएंगे? 1,20,000 फॉलिकल्स, ठीक। तो ये क्या होगा कि शोइंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वही है। अब oogenesis है 3 phases, ठीक है। oogenesis की 3 phases होती है। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन फेज होती है। इसमें क्या होता है कि सम सेल्स ऑफ जेनरेटिव एपिथेलियम ऑफ ओवरी डिवाइड रिपीटली बाय माइटोटिक डिवीजन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, है ना। अब सम ऑफ दिस टर्न इनटू oogonia। अब क्या होता है कि मतलब ये जनरेटिव एपिथेलियम की जो कुछ सेल्स होती है ना, ओवरी के अंदर, तो ये क्या करती है? बार बार डिवाइड करती है। किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर करके
ये क्या करती है, कुछ नंबर मतलब बढ़ा लेती है नंबर ऑफ सेल्स, तो इसमें से कोई कोई से क्या निकल आते हैं, oogonia सेल्स निकल आती है। ठीक, अब सेकेंड वाला की ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि इट इज वेरी लॉन्ग फेज, दिस oogonia ग्रो इन साइज एंड आर कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी oocyte। ठीक है, oogonia फिर प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होगा, फिर सम सेल्स अराउंड इट फ्रॉम ऑल साइड्स टू फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल, फिर प्राइमरी oocyte से बनेगा प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, और द meiotic डिवीजन स्टार्ट्स इन द प्राइमरी oocyte। अब meiotic डिवीजन जो था, meiotic मियोसिस होना, तो वो कब हो गया था, प्राइमरी oocyte में ये चालू हो गया था मियोसिस होना। अब क्या कि सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल एंड रिमेन सस्पेंडेड इन प्रोफेज 1 स्टेज ओनली। ग्रोथ फेज में क्या हुआ कि मतलब कि ये क्या हुआ, लॉन्ग प्रोसेस है जो कि oogonia थी, है ना। गोनिया ने क्या किया कि प्राइमरी oocyte तक चेंज कर लिया, फिर उसके बाद बना लिया प्राइमरी फॉलिकल, पर फॉलिकल पर आकर ये क्या हुआ, ये अरेस्ट हो गए भाई, इन्होंने कुछ कांड कर दिया, इनको अरेस्ट कर लिया। कौन से, किसने अरेस्ट किया, प्रोफेज 1 स्टेज ने अरेस्ट कर लिया। ठीक, तो ये कब है, और अब ये इनकी जमानत कब होगी, इनकी जमानत होगी 12-13 साल के बाद, जब इनका मेनार्ड का आना चालू होगा, जिससे पता चल जाएगा, मतलब ओव्यूलेशन चालू होगा, तब ये स्टेज हट जाएगी। ठीक, अब थर्ड पे आते हैं कि मेच्योरेशन फेज। तो टू इक्वल अनइक्वल सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द रिडक्शनल डिवीजन फर्स्ट ऑफ प्राइमरी oocyte। ये देखो दो रिडक्शनल डिवीजन होगी सबसे पहले, तो अनइक्वल सेल्स बनेंगे। ठीक, तो द लार्जर सेल इज कॉल्ड एग, है ना, या सेकेंडरी oocyte, वाइल द स्मॉलर वन इज नोन एज पोलर बॉडी। ठीक है, तो इसमें है ना क्या होगा कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम या फिर पोलर बॉडी बनेगी अलग से, ठीक है, इसको कॉर्पस ल्यूटियम भी बोलते हैं, ये छोटा होगा, और ये जो हमारा एग बनेगा ना, ये बड़ा बनेगा। इसको याद रखना हमेशा, ये कॉर्पस ल्यूटियम है ना, और ये एग सेल है। हम्म, अब क्या होगा कि दिस इज सेकेंडरी oocyte, ये देखो ये सेकेंडरी oocyte है, ये हमारा, इसको ओवम भी बोल सकते हैं, एग भी बोल सकते हैं, या सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हैं। तो दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के थ्रू निकलेगा। अब मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड इन सेकेंडरी oocyte, अब मियोसिस 2 कंप्लीट हो चुकी है। तो व्हेन इट इज फर्टिलाइज्ड, जब फर्टिलाइज्ड होगा तब इसके अंदर की जो मियोसिस 2 की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसकी एंड पोजीशन कहाँ पर आती है, जब ये फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक, तो दिस डिवीजन फॉर्म्स अ लार्ज ऊटिड एंड अ स्मॉलर सेकंड पोलर बॉडी, है ना। तो द oogenesis इज रेगुलेटेड बाय वेरियस हार्मोन्स ऑफ ओवरी, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। अब ये क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स के थ्रू कंप्लीट होता है। हार्मोन्स बताते हैं एक oocyte को या एग को कि इसे कब क्या करना है, कब ओव्यूलेशन करना है और कब फर्टिलाइज करना है, और ये सब। ठीक है, तो ये ओवरी के हार्मोन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पिट्यूटरी के भी और हाइपोथैलेमस के भी। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रहते हैं ये भी देख लेते हैं पहले, तो कि सबसे पहले जूम कर लेते हैं इसको। हाँ, कि इम्पोर्टेंट हार्मोन्स आर एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच और एलएच हार्मोन मेन होते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होते हैं। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ओवरी के हार्मोन्स है। ठीक है, बस यही था हमारा चैप्टर, चैप्टर नहीं क्वेश्चन। तो देखो, इसमें एक बार अपन डायग्राम को इसको देख लेते हैं फटाक से, बिना कोई झंझट के। ठीक है, तो इससे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास क्या है भैया, सबसे पहले हमारे पास है oogonia। ठीक है, oogonia या फिर इसको oocyte बोल सकते हैं, oogonia बोल लेते हैं हम। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, माइटोसिस होके, माइटोसिस हुआ सबसे पहले, माइटोसिस, तो ये क्या था, डिप्लॉइड था, ये डिप्लॉइड। ठीक है, अब माइटोसिस होगा तो ये हेप्लॉइड थोड़ी बनेगा, ये तो डिप्लॉइड बनेगा। हेप्लॉइड कब बनता, अगर यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस होती, तो ये भी 2n मान लो। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये काय में बदल गए, ये इन्होंने फिर से क्या किया, इन्होंने किया माइटोसिस, इन्होंने किया माइटोसिस।
हाँ हाँ, देखो इन्होंने किया माइटोसिस, ये सारे के सारे 2n कंडीशन वाले हैं, 2n मतलब डिप्लॉयड कंडीशन वाले। अब ये जो बने ना, ये इनको बोलेंगे हम प्राइमरी oocyte, ठीक है, इनको बोलेंगे oocyte या फिर इनको बोलेंगे oocyte, दोनों में से किसी को भी बोल सकते हो oocyte, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, प्राइमरी oocyte बन गया, ठीक है। अब क्या थी, ये थी फीटल लाइफ, ये है ना एक मतलब जिसके अंदर हो रहा है वो अभी एम्ब्रियो है, अभी एक बच्ची है जो कि अभी अपनी माँ के पेट में है, ठीक है। ये बहुत अंदर की कहानी है। तो ये क्या है, फीटल लाइफ चल रही है अभी, तब इतना सब मतलब मामला हो चुका है। अब क्या होगा कि जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, ये देखो क्या होगा कि बर्थ चाइल्डहुड, ये बता रहा है कि बर्थ चाइल्डहुड, बर्थ हुआ बेटा मतलब कि इनका चाइल्ड लगा, ठीक है, और ये प्यूबर्टी अटेंड करी, तब तक ये क्या हुआ, अरेस्ट हो गए प्रोफेस मन में। इसके बीच में कुछ नहीं हुआ, मतलब कि कुछ प्रोसेस आगे नहीं बढ़ी, कुछ नहीं बढ़ा। और जैसे ही इसने ओव्यूलेशन चालू किया तो ये क्या होगा, इसने मियोसिस नहीं, हाँ मियोसिस कर लिए, मियोसिस कर लिए भैया। तो क्या होगा, ये देखो फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई, ये छोटी है, और मियोसिस के थ्रू ये सेकेंडरी oocyte बन गया हमारा, oocyte बन गया, तो ये हो गया एन कंडीशन वाला, है ना। तो ये देखो ये दोनों के बीच का टाइम पीरियड था जिसमें प्रोफेसर वन ने इसको अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। अब फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई और ये सेकेंडरी oocyte बन गया। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये देखो ये फर्स्ट oocyte तो इसमें से निकला, फर्स्ट पोलर बॉडी तो इसमें से निकली, पर सेकेंड इस पोलर बॉडी भी इसमें से निकलेगी, ये देखो ये इधर से निकलेगी और फिर ये हमारा आ जाएगा ओवम। ये देखो ये सेकेंडरी oocyte है ना, ये अभी प्योर ओवम नहीं बना है, पहले ये पोलर बॉडी को निकालेगा फिर बनेगा पूरा ओवम। तो ये क्या होगा, ये होगा हेप्लॉइड कंडीशन वाला, मतलब एंड कंडीशन वाला। तो ये क्या होगा, ये देखो सेकेंड मियोटिक डिवीजन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये देखो सेकेंड वाली। और ये क्या बता रहा है कि एडल्ट प्रोडक्टिव लाइफ, बस यही बताना था कि देखो ये ओगोनिया था, ये इसने माइटोसिस करके 2n में वापस कन्वर्ट हुए, और इन्होंने और कन्वर्ट हुए ये वापस से। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले माइटोसिस हुआ, माइटो वो मियोटिक डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ यहाँ पे। तो मियोसिस हो गया यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, मियोसिस होके यहाँ पे एन कंडीशन में बदल गया ये ये भैया हो गए हमारे एन कंडीशन वाले। तो एन कंडीशन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो ये जो बनेगा ये भी एन कंडीशन वाला बनेगा, और इसमें से पोलर बॉडी अलग से निकल गई। अब ये जो एन कंडीशन वाला है तो उसमें से सेकंड पोलर बॉडी भी निकल गई और ज्यादा प्योर हो गया, और ये जो बची बनी मतलब वो उसको बोलेंगे हम ओवम, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा मामला था पर खत्म हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और विच हार्मोन रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है। सबसे पहले देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। तो इसमें क्या होते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं, ठीक है, किस में होते हैं, ओवरी में होते हैं। मैं हिंदी में समझाता हूँ, साइक्लिक चेंजेस होते हैं मतलब कुछ चेंजेस होते हैं ओवरी के अंदर होते हैं, और किसकी वजह से होते हैं, हार्मोन लेवल की वजह से होते हैं। ये आगे समझ में आएगा हार्मोन लेवल की वजह से क्यों होते हैं चेंजेस। और ये कहाँ पर होते हैं, इन द एंडोमेट्रियम ऑफ एक्सेसरी डक्ट ऑफ प्राइमेट एंड फीमेल्स, एक मिनट, ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेज आर नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या होती है कि हार्मोन लेवल में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, और किस में आते हैं, ओवरी के अंदर आते हैं चेंजेस, और मेनली कहाँ पर, एंडोमेट्रियम में, किसके, एक्सेसरी डक्ट की एंडोमेट्रियम में। और इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेज आर नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि ये फेज अटेन करने के बाद कुछ चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब इन ह्यूमन फीमेल की बात करें तो द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिपीटेड एवरी 28 टू 29 डेज की होती है, ठीक है, मेनार्क जिसको बोलते हैं हम महीना। एंड द साइक्लिक इवेंट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल फ्लो टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखो इवेंट्स फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल फ्लो टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब कि यहाँ पर देखो एक बार फ्लो हुआ,
ठीक है, फ्लो हुआ यहाँ पे ब्लड, एक बार बॉडी से बाहर ब्लड फ्लो हुआ, ठीक है, और इसके और फिर जो नेक्स्ट बार ब्लड फ्लो होगा उसके बीच में कितने टाइम का गैप रहता है, उसके बीच में होता है 28 या 29 डेज का गैप होता है ना। तो 29 अगले मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब ब्लड जब बॉडी से बाहर आता है उसकी बात है। तो ठीक है, इसके बीच के जो टाइम पीरियड होता है इसके बीच का, ये 28 और 29 दिन का, इसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब दिस साइक्लिक चेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स, ये देखो ये साइक्लिक चेंजेस हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, ऑफ हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी। ये तीन मेजर ऑर्गन्स है जिनके की हार्मोन्स बहुत काम में आते हैं और रिप्रोडक्शन में या फिर फीमेल बॉडी में। ठीक है, फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ना, जिसमें ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, ये सबसे मेन मतलब तीन ये मेन इनके अंदर जो हार्मोन्स निकलते हैं ये बहुत मेन होते हैं। ठीक, तो अब क्या है कि द मेंस्ट्रुअल साइक्लिक एग्जिबिट द फॉलोइंग फेजेस इन साइक्लिक मैनर, है ना। तो ये क्या होगा कि द मेंस्ट्रुअल साइक्लिक एग्जिबिट फॉलोइंग फेजेस इन साइक्लिक मैनर, ये देखो अलग अलग कुछ फेजेस आएगी इसमें, जिसमें कि होगी मेंस्ट्रुअल फ्लो फेज, फोलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड ल्यूटियल फेज। सबसे पहले बढ़ते हैं हम मेंस्ट्रुअल फ्लो फेज की तरफ। ठीक है, तो दिस फेज लास्ट 3 से 5 दिनों की होती है ये, है ना। ड्यूरिंग दिस फेज सम ब्लड, कुछ ब्लड और म्यूकस मतलब कि क्या होता है, रिलीज्ड फ्रॉम डैमेज्ड यूटेराइन एंडोमेट्रियम एंड इट्स कैपिलरीज कम आउट थ्रू वजाइना। ये देखो जो ब्लड और ये सब आता है ना, उसके अंदर ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट रहता, और इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो फेज। और ये ब्लड कितने दिन तक बाहर आता है, 3 से 5 दिनों तक बाहर आता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या है कि इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, ये तभी होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, देन इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू मेंटेन द इनर लाइनिंग। ठीक है, एंडोमेट्रियम में जो सीधी सी बात है कि जैसे ही ओवम निकलता है ओवरी से, ठीक है, तो ये है हमारी समझ लो यूटेरस की वॉल है, एक साइड की वॉल है। ठीक है, ये ऊपर का भाग और ये नीचे का भाग। तो यहाँ पे क्या होता है मतलब कि ताकि है ना जो एम्ब्रियो है उसको ज्यादा ये डैमेज ना पहुंच सके, तो यहाँ पर अच्छी ब्लड वेसल्स की एक पल्पी लेयर बन जाती है ना। ठीक है, जिसको हम एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं। तो ये पल्पी जो लेयर होती है वो क्या करती है, अगर यहाँ पे रहा, ये देखो ये एम्ब्रियो अगर बना ही नहीं, इसको फालतू का दिलासा दे रहे हैं और बना ही नहीं, फर्टिलाइज ही नहीं हुआ ओवम, तो यहाँ पे जो हमारा ओवम रखा हुआ है यहाँ पर स्पर्म पहुंच ही नहीं पाया, तो ये क्या होगा कि ये यहीं पर प्रेजेंट होगा। तो ये इसको आ जाएगा गुस्सा, इसको आ जाएगा गुस्सा कि है आया नहीं, तो ये क्या करेगा, ये डिजेनरेट करना चालू कर देगा कि मेरे को नहीं रहना हम यहाँ पे। तो डिजेनरेट करेगा, तो बस इसी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जिसमें कि ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट रहता है। और ये फ्लो कब तक होता है, ये मतलब वजाइना के थ्रू होता है, और ये कब तक होता है, 3 से 5 दिनों तक होता है। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम यहाँ तक हो गया था, द यूटेरस इन एब्सेंस ऑफ हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये किसके कारण इसको क्या पसंद, पहले इसको मिटा देते हैं एक्स्ट्रा जो है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये किसकी वजह से बनता है, ये कब बनता है, ये प्रोजेस्टेरोन जितनी लेवल बढ़ाता है ना, ये उतनी अच्छी लेयर बनाता है। और अगर प्रोजेस्टेरोन की लेवल एकदम से डिक्रीज हो गई तो ये डिजनरेट करना चालू कर देगा। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन पर ये डिपेंडेंट रहता है। तो दिस रिलीज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस थ्रू वजाइना, वजाइना के थ्रू रिलीज होता है, इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फ्लो। बस सिंपल सी बात है कि जो फ्लूइड और ब्लड मतलब एक्सक्रीट होता है वजाइना के थ्रू, उसको बोलते हैं हम वजाइनल फ्लो। ये 3 से 5 दिनों का होता है। हाँ, अब देखो, अब बी वाले क्या है, फोलिकुलर फेज। तो फोलिकुलर फेज इज ऑल्सो नोन एज प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज बोलते हैं इसे। ठीक है, अब ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में क्या होता है कि द डैमेज डन टू एंडोमेट्रियम एंड इट्स कैपिलरीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज इज रिपेयर्ड। अब देखो जो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ था, फ्लो हुआ था ब्लड और इनका वेजाइना के थ्रू। ठीक है, तो अंदर कुछ, ये देखो एक मिनट, वजाइना के थ्रू
ये हमारा यूटेरस मान लो, ठीक है। अब क्या हुआ था, जब ये अंदर की लेयर डीजनरेट करके गई थी, ठीक है, डीजनरेट हुई तो ये वजाइना के थ्रू बाहर हो गई। तो यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही डीजनरेट हुई तो यहाँ पे तो कुछ मतलब डैमेज हो ही जाता है, थोड़ी बहुत स्किन डैमेज। तो इस फेज में क्या होता है कि यहाँ पर जो डैमेज होता है ना, इसको फॉलिक्यूलर फेज में रिपेयर किया जाता है, ऐसा रिपेयर किया जाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ, ये रिपेयर हो गई। फिर क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इट इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर फेज। अब जो फॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये देखो यहाँ पे कंप्लीट अगर फॉलिक्यूल बन गया है, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte निकलने के लिए रेडी है, तो फॉलिक्यूलर फेज में ये पूरा रेडी हो जाएगा, तभी इसको फॉलिक्यूलर फेज बोला हुआ है ना। अब आगे है कि द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस बिकम थिक एंड ग्लैंडुलर ड्यूरिंग दिस फेज। अब देखो ये यूटेरस में जो यहाँ पे लाइनिंग रहती है ना, फॉलिकुलर फेज में ये क्या होती है, रिपेयर तो हो जाती है, फिर वापस से यहाँ पे डेवलप होने लगती है, यहाँ पे ऐसे डेवलप होने लगती है, ठीक है। क्योंकि फॉलिक्यूल अब रेडी है अपना oocyte या एग छोड़ने के लिए, ठीक है। तो एग छोड़ेगा तो उसकी वजह से ये यहाँ पर मतलब कि एंडोमेट्रियम की लेयर बन जाएगी, ठीक। अब क्या है कि द प्राइमरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल था, मतलब कि समझ लो कि ये अभी अनडेवलप्ड है, ठीक है। ये है प्राइमरी फॉलिकल और ये है प्राइमरी oocyte अभी अभी के लिए, ठीक है। अब ये क्या होगा कि आगे फर्दर डेवलप करेगा, आगे फर्दर डेवलप किया तो ये अब पूरा रेडी हो गया, ये लेयर भी तैयार हो गई है इसके आसपास, ठीक है। और अंदर एक सेकेंडरी oocyte रखा हुआ है, इसको क्या बोला हमने, इसको बोला हमने फॉलिक्यूलर, एक मिनट, क्या बोला इसे हमने, ग्राफियन फॉलिकल, जीएफ। ये वो वाली जीएफ नहीं है, ये ग्राफियन फॉलिकल वाला जीएफ है, ठीक। अब देयरफॉर द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इंक्रीजेस, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल इंक्रीज करेगी, और देखो ये प्रोजेस्टेरोन की लेवल जब इंक्रीज करेगी ना, उसी वजह से यहाँ पर एंडोमेट्रियम की लेयर जो बनना है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन मेन कारण रहता है इस वॉल के बनने के लिए, ठीक। अब क्या रहता है कि दिस फेज कंटिन्यूज फ्रॉम 5th to 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मतलब कि 5वें से लेकर 13th डे तक मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो 5वें से लेकर 13th डे तक है, उसके बीच में ये फेज चलती है, ठीक है। देखो ये डायग्राम को अभी बाद में समझेंगे, हाँ अभी बाद में समझते हैं। अब देखो सी वाले पे ओव्यूलेशन फेज, ठीक। तो द लेवल ऑफ एलएच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ये याद रखना एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ये हार्मोन, एट इट्स पीक ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सबसे ज्यादा पीक पर कब होता है, ये देखो यहाँ पर 14th डे पर, ये देखो ये 14 है यहाँ पे बीच में, 14th डे पर यहाँ पर सबसे ज्यादा पीक पे है एलएच हार्मोन इसकी पूरी जर्नी में, ठीक। अब आगे क्या बता रहे हैं कि इट इज कॉल्ड एलएच सर्ज, इसको हम इसको कंडीशन को बोलते हैं एलएच सर्ज, ठीक। अब क्या होता है कि एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन। अब इसकी वजह से क्या लगता है, मतलब ओवरी को पता लगता है, पूरे सिस्टम को पता लगता है कि अब एलएच बढ़ गया है, इसको गुस्सा आ गया है, अब जल्दी से एग को रिलीज कर दो। तो ये देखो यहाँ पर ये मेच्योर फॉलिकल बना था हमारे पास ये वाला, है ना, इससे यहाँ पे यहाँ हमारा सेकेंडरी oocyte या फिर एग सेल बाहर हो गया है, ठीक। अब क्या है कि इन ओव्यूलेशन एन एग सेकेंडरी oocyte गेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। जैसे ही ये एलएच मतलब कि एलएच हार्मोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओव्यूलेशन, ठीक है। एलएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओ लिख देता हूँ मैं, ओ, ओव्यूलेशन। जैसे ही ये बढ़ेगा वैसे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा। और ये कौन से डे पे होता है, याद रखना ये 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि 14th डे पे ही ये एलएच सर्ज होता है, मतलब सबसे ज्यादा पीक पर रहता है एलएच हार्मोन का सिक्रीशन, ठीक। अब आ गए हम ल्यूटियल फेज पर। तो इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस फ्रॉम 15th to 28th डे, ठीक है। मतलब कि 15 से 28 दिन का होता है, द लास्ट डे ऑफ एमसी मेनार्क, मेनार्क बोलते हैं इसे, तो ठीक है। तो ये 15 से लेकर 28 डेज तक होता है। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू रिलीज ऑफ एग द ग्राफियन फॉलिकल
इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब इसमें देखो हम समझते हैं कि ये हमारे पास पहले तो ये पूरा का पूरा ग्राफियन फॉलिकल है, मतलब ये पूरा डेवलप्ड है, इसके अंदर एक सेल हमारा रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा तो क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा ऐसा करके, है ना, और यहाँ से सेकेंडरी oocyte बाहर हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, ये बाहर हो गया, ये अब क्या बता रहे हैं हमें कि ये तो बाहर हो गया तो इसको हम बोलेंगे एक सेल, और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये बचे हुए पार्ट को क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। बस यही बताया है कि कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं उसे। ठीक है, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन, ये हमें पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। ठीक, अब ड्यूरिंग दिस फेज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिमेन्स हाई, है ना। अब इस टाइम पे क्या होगा कि ये जो सीएल है ये सिक्रीट कर देगा प्रोजेस्टेरोन, है ना, जैसे ही ये एक सेल बाहर बाहर जाएगा तभी, तो उससे क्या होगा कि द यूटेरस एंडोमेट्रियम बिकम फर्दर थिक एंड ग्लैंडुलर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अब देखो ये प्रोजेस्टेरोन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ये वो जो हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर है। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम की लेयर है ये वाली, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये है एंडोमेट्रियम की लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोजेस्टेरोन। और ये किससे निकलता है प्रोजेस्टेरोन, ये निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक, ये हो गया हमारा, तो इसकी वजह से देखो ये जैसे ही निकलेगा ये बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम की लेयर भी और ज्यादा थिक होती जाएगी, ऐसी 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 थिक होती जाएगी। ठीक है, ये अब क्या होगा, the feedback effect of progesterone inhibit the secretion of pituitary hormone। अब देखो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, इसमें क्या होता है कि ये जो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो ये सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन मतलब कि एलएच और एफएसएच को कम कर देता है, एफएसएच और एलएच के हार्मोन के सिक्रीशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेंस द फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट इज हैम्पर्ड, मतलब कि हैम्पर्ड मतलब रुकना, रुक जाता है, जिसकी वजह से फॉलिक्यूलर का डेवलपमेंट आगे रुक जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो द कॉर्पस ल्यूटियम गेट्स डीजनरेटेड। सीधी सी बात है कि अगर भाई यहाँ पर एग आया ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मतलब कि डिजेनरेट होके वेजाइना के थ्रू बाहर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंटली द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे आया ही नहीं ओवम, तो प्रोजेस्टेरोन को आया गुस्सा, तो प्रोजेस्टेरोन ने खुद ने एकदम से उसकी लेवल खुद की डिक्रीज कर दी, तो डिक्रीज करी तो वैसे ही इन पर प्रभाव पड़ा, है ना, तो ये क्या हुआ कि ये भी डिजनरेट करने लग गए, बस यही बात है। अब इन एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन द डिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स। ठीक है, विच इज एन इंडिकेशन ऑफ बिगिनिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये देखो ये इसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बिगिनिंग। ये देखो क्योंकि यहाँ पे खत्म हो रहा है 28th डे पे, यहाँ पे 28th डे पे खत्म हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर मतलब कि प्रोजेस्टेरोन में डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो डिक्रीज आएगा तो फिर एक दो दिन के बाद फर्स्ट डे वापस से चालू हो जाएगा जिस दिन ये मेंस्ट्रुअल फ्लो चालू होगा। ठीक है, तो यही बस यहाँ से बिगिनिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक, आगे कि इट इज क्लियर दैट एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन FSH and LH that are released under the influence of gonadotropin releasing hormone of hypothalamus। ये देखो हाइपोथैलेमस से मतलब कि इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब ये सारे आपस में जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, FSH हार्मोन और LH हार्मोन और ये सब, है ना। अब क्या होता है कि टुगेदर विद एन ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये क्या करते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी मतलब हेल्प करते हैं हमें रेगुलेट करने में मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है, ये खास नहीं है कुछ, ये ऊपर का बस पढ़ लिया, समझ में आ गया। ठीक है, ये तो यही है कि इंटरकनेक्टेड रहते हैं और जिसमें कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारे मतलब हेल्प करता है साइकिल में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3,
कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस और ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। या फिर और में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, नेम 2 हार्मोन्स इन्वॉल्वड इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की क्या पिक्चर है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड मेल गेमेट्स, ठीक है, हेप्लॉइड मेल गेमेट्स या फिर मेच्योर स्पर्म्स बाय डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया, तो जनरेटिव एपिथेलियम सेल्स ऑफ टेस्टिस थ्रू रिडक्शनल डिवीजन इज नोन एज। सीधी सी बात है कि एक डिप्लॉइड हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया होता है। इसमें क्यों बना रहा हूँ, देखो क्या होता है हमारे पास कि एक स्पर्मेटोगोनिया हुआ, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया है हमारे पास, ये क्या है 2n कंडीशन में है, ये 2n कंडीशन में। अब क्या होगा, ये आगे डेवलप करेगा, आगे मतलब कि क्या करेगा, डेवलप नहीं करेगा, ये रिडक्शनल डिवीजन करेगा। ये देखो ये रिडक्शनल, तो रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, मियोसिस, ये ms लिख देता हूँ मैं, सिस, ठीक है, मियोसिस करेगा तो ये क्या करेगा, हेप्लॉइड ये बना लेगा, स्पॉन्स बना लेगा। बस यही कहानी है कि मतलब होल प्रोसेस को पूरी को बोलेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुरू से लेके आखिरी तक की जो स्पर्म बनने तक की प्रोसेस रहती है उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। अब अनलाइक oogenesis, द स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इज कंप्लीटेड इन 74 डेज। ये हमेशा चलती ही रहती है प्रोसेस, ठीक है, मतलब कि आज है ना ये वाले डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया ने स्पर्म बना लिया, 74 डेज लगे, ठीक है, पर अगले ही दिन दूसरे वाले ने बना दिया। जैसे फर्स्ट डे इसने बनाया, सेकेंड डे ये चालू हो जाएगा, तो अगले अगले 74 डेज में ये मिल जाएगा, और फिर इसी दिन का अगर हम जोड़े तो ये अगले 75 डेज में मिल जाएगा हमें, क्योंकि एक दिन इसके मुकाबले लेट चालू हुआ ये, ठीक है। अब क्या होता है कि द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप, 2 स्टेप की प्रोसेस रहती है। सबसे पहले तो स्पर्मेटिड बनता है, ठीक है, और फिर उसके बाद होता है स्पर्मियोजेनेसिस। अब क्या होता है कि सबसे पहले हम फर्स्ट वाला समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड की क्या पिक्चर है। तो दिस स्टेप हैज 3 फेजेस, 3 फेजेस कौन कौन सी है कि मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, ग्रोथ फेज होती है, फिर मेचुरेशन फेज होती है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में देखते हैं क्या पिक्चर है कि द जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स ऑफ द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स डिफरेंशिएट टू फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है। तो सिंगल ये स्पर्मेटोगोनिया समझ लो, इसको क्या लिख दूं मैं, स्पर्मेटो SG लिख देता हूँ, ठीक है, SG, स्पर्मेटोगोनिया। तो क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूबुल में प्रेजेंट है। अब some of these spermatogonia are termed as a type of spermatogonia, ये क्या लिखा है, are termed as a type of spermatogonia which acts as a stem cell and multiply continuously to increase the number of spermatogonia। अब इसमें से अगर 3 है, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल की तरह कि हमारे पास 3 स्पर्मेटोगोनिया, अब इसमें से क्या एक क्या करेगा, ये तो सिंपल अपना क्या होके डिवाइड होके स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर इसमें से कई का एक हरिश्चंद्र निकलेगा, तो ये क्या होगा कि ये माइटोसिस की प्रोसेस करके ये क्या करेगा, और ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया बना लेगा, ये 2 या 3 जितनी मर्जी है उतने बना लेगा ये माइटोसिस के थ्रू। MT लिख देता हूँ मैं, ठीक है, हाँ, यही बता रहा है। अब while some cells known as B spermatogonia enter the next phase, अब ये क्या होता है कि जो इनको क्या बोला जाता है, known as B spermatogonia, बड़े भैया, B फॉर बड़े भैया, तो B स्पर्मेटोगोनिया ये बड़े हैं, तो इन्होंने क्या किया, माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू पहले स्पर्मेटोगोनिया 2-2 बना लिया। अब इससे क्या होगा कि 2 स्पर्म आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक। अब ग्रोथ फेज की बारी है, ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस फेज द ईच स्पर्मेटोगोनियम इंक्रीजेज इन साइज, है ना, स्पर्मेटोगोनियम इंक्रीजेज इन साइज। अब आफ्टर द ग्रोथ दिस सेल्स आर रिफर्ड एज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। द ग्रोथ फेज ऑफ
इज ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन। इसमें ग्रोथ फेज में क्या हुआ, सबसे पहले तो स्पर्म बनने से पहले की कुछ प्रोसेस है, यहाँ पे जो प्रोसेस लगती है वो यहाँ पे बताई जाएगी आपको, ठीक है। तो इसमें क्या, जैसे कि ये हमारे पास एस जी है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, एस जी हो गया हमारे पास। अब क्या बोल रहा है ये भैया कि स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट, ईच स्पर्मेटोगोनियम इंक्रीजेज इन साइज। इसमें क्या होगा कि इसका साइज और बढ़ेगा, ये है ना, तो खा पी के ये और मोटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या बोल रहा है कि आफ्टर द ग्रोथ दीज आर रिफर्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो इसको बोल देंगे हम पी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया ये हमारे पास, ये स्पर्मेटोगोनिया बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इसको बस इसको मोटे होने की प्रोसेस को बोलेंगे हम, कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, ग्रोथ फेज बोलते हैं। अब सी वाला कि मेच्योर फेज क्या, मेच्योरेशन फेज क्या होती है, तो देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, विच इन्वॉल्व्स रिडक्शन डिवीजन। इसमें रिडक्शन डिवीजन मतलब कि मियोसिस होगा। तो द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इनटू टू हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सबसे पहले तो देखो इससे समझाता हूँ, ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, ये अब इसमें क्या हुआ कि इस बड़े भैया ने यहाँ पे माइटोसिस करके दो और स्पर्मेटोगोनिया बना लिए, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने ये भी बड़े बनने की कोशिश में इन्होंने भी दो दो ये मतलब कि और माइटोसिस करके ये प्रोसेस, तो हमारे पास अब एक से हो गए 4 स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब इसमें से सिंगल वाले की प्रोसेस बताते हैं कि सिंगल वाले ने क्या किया। देखो सिंगल वाले ने एक और बार किया भाई माइटोसिस, कितनी बार टोटल, एक देखो ये एक बार हुआ माइटोसिस, ये 2 बार हुआ और ये तीसरी बार होगा माइटोसिस, है ना। तो माइटोसिस में क्या हुआ हमारे पास, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ, माइटोसिस में क्या हुआ, प्राइमरी थर्ड वाली माइटोसिस में क्या हुआ कि ये थे हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये देखो थोड़े मोटे हो गए थे ग्रोथ फेज की वजह से, तो इन्होंने वापस से और यहाँ पर माइटोसिस करना चाहा तो इन्होंने कर लिया, है ना। अब क्या हुआ कि बस अति हो गई, 3 बार अति हो गई, तो अब क्या होगा कि ये अब माइटोसिस करने की क्षमता में नहीं है, इसने कर लिया मियोसिस, तो ये क्या हुआ, ये तो सबसे पहले तो था 2n वाली कंडीशन में था, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, इतना समझ लो, ये 2n वाली कंडीशन में था, ये इनको मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2n वाली कंडीशन में। अब ये क्या बता रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोटिक होगा, मियोसिस होगा, ठीक है, तो ये n और ये n में कन्वर्ट हो गया कन्वर्ट। अब क्या होगा कि इस ये कन्वर्ट होने को मतलब कि पहली बार जो n बनता है ना, उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोल दिया। अब क्या होगा, दूसरी बार होगा मियोटिक डिवीजन, मतलब कि वापस से एक बार मियोसिस होगा, तो ये क्या होगा, वापस से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पर इसमें क्या प्रोसेस रहेगी कि ये आधे आधे में नहीं, एन में ही घूम फिर के एन में ही बटेगा ये, क्योंकि एन हाफ में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा, यहाँ पे मियोटिक नहीं होगा, शायद माइटोसिस होना चाहिए यहाँ पे। चलो आप तो समझ लो कि ये सेकंड मियोटिक डिवीजन है भाई, लिखा है, तो एन से क्या होगा कि ये 2 और निकलेंगे, 2 और निकले, है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हो गए हमारे पास स्पर्मेटिड आ गए, गोल मटोल स्पर्मेटिड, ठीक है। अब क्या होगा कि बस अब डिफरेंशिएशन होगा, थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा और ये पूरे बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ये स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। स्पर्मेटोजोआ को हम क्या बोल सकते हैं, स्पर्म्स बोल सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक। तो बस यही था घुमा फिरा के मामला, आ गया समझ कि 3 बार पहले माइटोसिस होगी 2n वाली कंडीशन में, है ना, फिर होगा सबसे पहला माइटोटिक मियोटिक डिवीजन, फिर दूसरा मियोटिक डिवीजन, और यहाँ पे क्या रहेगा चक्कर कि ये एन कंडीशन में था, ये भी एन कंडीशन में ही जाएंगे दोनों के दोनों, मियोटिक होगा, मियोसिस होगा, पर ये उल्लू बना रहे हैं हमको, तो फिर ये क्या होगा कि स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर हो जाएगा हमारा स्पर्मेटोजोआ तैयार, मतलब स्पर्म तैयार। ये देखो ये टेल है, ये बीच का पार्ट है, ये हेड है, ठीक, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं हम, हाँ देखो कि अब क्या, अरे ये बड़ा हो जा मैं, हाँ अब ये क्या दे रखा है, इस पर मियोजेनेसिस, ये देखो
अपन ज़्यादा फ्लो में आ गए, अपन ये भूल गए, अरे ये टेढ़ा है, देखो यहाँ पे मुंडी तिरछी करके कि हमें क्या बताना है, और यहाँ पे बताना है स्पर्मियोजेनेसिस भी बताना है हमको, ठीक है। तो अब आते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस की तरफ। तो इन दिस प्रोसेस नॉन मोटाइल स्फेरिकल स्पर्मेटिड इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मोटाइल टेडपोल शेप्ड टेल्ड स्पर्म। हाँ, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस में पूरी की पूरी ये जो प्रोसेस बताई ना, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में आती है। ये दिख नहीं रहा होगा पर ये देखो, ये पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस में आती है ये पूरी प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि ये देखो, ये जो लास्ट हमारे ये दिख रहा है ना, ये जो, एक मिनट, कुछ ज्यादा ही फ्लो में बना दिया। हाँ, ये क्या होगा कि ये जो हमारे पास स्पर्मेटिड्स प्रेजेंट है ना, ये गोल मटोल, ये क्या होते हैं अभी के लिए, क्या क्या होते हैं, इनको याद रखना कि ये अभी है नॉन मोटाइल है, स्फेरिकल स्पर्म है, और क्या है, नॉन एक्टिव है, मतलब एक्टिव नहीं है अभी। तो जितनी बुराई हो सकती थी उतनी कर लो इनकी, इनएक्टिव भी है, मोटाइल भी नहीं है, कुछ काम की नहीं है। तो फिर स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या होते हैं कि थोड़ा खा पी के ये क्या करते हैं, स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो स्पर्म्स में कन्वर्ट हो गए तो ड्यूरिंग, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे सबसे पहले, मोटाइल हो जाएंगे, इनके पास टेल आ जाएगी, फिर टेडपोल जैसे दिखेंगे, ये देखो टेडपोल जैसा शेप है इनका, टेडपोल जैसा शेप, टेडपोल जैसा शेप आ गया। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ओनली गोल्जी बॉडी फॉर्म्स द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। अब देखो मैं आपको स्पर्म एक बार बना के दिखाता हूँ कि ये अगर हम, ये देखो ये हेड मान लो, है ना। अब और ये मान लो हमारी, ये थोड़ा सा पोर्शन ऐसा मोटा वाला रहता है, और फिर निकलती है टेल, ऐसी ऐसी झिंग झिंग नहीं, ऐसी ऐसी झिंग 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 झिंग। हाँ, ये बन गया हमारा स्पर्म, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक एक्रोसोम की लेयर प्रेजेंट रहती है, एंजाइम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एक्रोसोम क्यों प्रेजेंट रहता है वो बताया है कि यहाँ पे जो एग रहता है बड़ा वाला, है ना, तो इसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ताकि कोई भी मतलब आके कुछ डैमेज ना कर पाए। तो क्या होता है, ये एक्रोसोम जाता है इसके पास, जैसे स्पर्म पहुंचता है, एक्रोसोम धीरे से इसको डिसॉल्व करता है और अंदर जाना रहता है इसको, क्योंकि प्रेजेंट मेन ओवम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, अंदर जाना रहता है, क्योंकि स्पर्म के लिए तो ये ओवम बाहर आया है। तो ये एक्रोसोम क्या करता है, इस लेयर को डिसॉल्व करने के काम में आता है, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड लेयर रहती है। तो एक और, ये एक्रोसोम किसका बनता है ये भी याद रखना कि ये बनता है गोल्जी अपैरेटस का, गोल्जी अपैरेटस सेल में आता है, पढ़ा है ना। तो ये देखो, ये भी वही बता रहा है कि गोल्जी बॉडी या apparatus, गोल्जी बॉडी फॉर्म्स एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म, ठीक है। अब द न्यूक्लियर बिकम कंडेंस, nucleus become condensed and the amount of cytoplasm is very much reduced। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस है वो एकदम छोटा सा हो जाएगा कंडेंस होके, ठीक है। और क्या होगा, साइटोप्लाज्म की वैल्यू भी कम रहेगी, ताकि ये वेट में और वॉल्यूम में हल्का रहे, ताकि इसको मूव करने में आसानी हो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा कि हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब कौन कौन से हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस में काम में आएंगे, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, कौन से पेज नंबर पे बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 249 पेज पे, हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये देखो, ये रहा, क्या पूछा था कि नेम हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये वाले हार्मोन्स काम देते हैं। देखो, जीएनआरएच है जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है, एफएसएच है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, एलएच हार्मोन है जिससे कि हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, आईसीएसएच, ठीक है। तो ये भी इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। और एंड्रोजन्स है, मेनली टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है, एंड्रोजन्स है, और जिनको कि हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं फ्रॉम टेस्टिस, इनको याद रखना कि एंड्रोजन को हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, है ना। और पांचवा निकलता है फैक्टर इनहिबिलिन, है ना। तो ये 5 याद रख लेना, इनको मिटा देता हूँ ये, ठीक है। आ जाते हैं लास्ट पेज पे वापस, बस अब क्या है, इसको एक बार रोटेट कर लेते हैं,
बस अब आ गया हमारा फोर्थ वाला चैप्टर, जो आगे अगले इसमें करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड बाय, टाटा।